तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिकन प्राइवल नाम की इस अपकमिंग मूवी के बारे में, जो कि हमें नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी मैं इसके बारे में बताऊंगा, इसकी प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। साथ ही साथ इसकी जो रनिंग लेंथ है, कास्टिंग है, प्रोडक्शन है, उन सभी के बारे में आपको जानकारी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। अमेरिकन प्राइमवल एक आगामी अमेरिकी पश्चिमी टेलीविजन लघु श्रृंखला है जो 9 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली है। आधार: यह श्रृंखला अमेरिकी पश्चिम पर नियंत्रण पाने की लड़ाई और कभी-कभी धर्म और संस्कृति के बीच हिंसक टकराव की जांच करती है। 1. धारणा: टेलर कित्सच आइजैक के रूप में, बेट्टी गिल्पिन, सारा रोवेल, किम कोट्स ब्रिघम यंग के रूप में, जय कोर्टनी, वर्जिल कटर के रूप में, जिम ब्रिजर के रूप में शिया व्हीघम, डेन डेहान, जैकब फ्रेट, सोरा लाइटफुट-लियोन, अबीश फ्रेट, काइल ब्रैडली डेविस, टिली के रूप में, प्रेस्टन मोटा, डेविन रोवेल, निक हरग्रोव कॉटरेल के रूप में, डेरेक हिंकी रेड फेदर के रूप में, हेनरी के रूप में मिकेंड्रू, शॉनी पॉरियर टू मून्स के रूप में, जो टिपेट जेम्स वाल्सी के रूप में, केविन स्कॉट एलन, लुइस के रूप में। उत्पादन: 6 भागों वाली यह सीरीज मार्क एल. स्मिथ द्वारा लिखी गई है और पीटर बर्ग द्वारा निर्देशित है। बर्ग फिल्म 44 के माध्यम से और एरिक न्यूमैन ग्रैंड इलेक्ट्रिक के माध्यम से कार्यकारी निर्माता है। इसे दिसंबर 2022 में नेटफ्लिक्स द्वारा कमीशन किया गया था, जिसमें टेलर कित्सच को मुख्य भूमिका में पुष्टि की गई थी। 2. स्मिथ इस सीरीज के कार्यकारी निर्माता भी है। 3. जनवरी 2023 में डेन डेहान, जय कर्टनी, बेट्टी गिल्पिन, शिया व्हीघम, काइल ब्रैडली डेविस, निक हरग्रोव, डेरेक हिंकी, सोरा लाइटफुट-लियोन, प्रेस्टन मोटा, शॉनी पोरियर और जो टिपेट कलाकारों में शामिल हुए। फिल्मांकन फरवरी 2023 से न्यू मैक्सिको में हुआ। 2023 एसएजीएफटीआरए हड़ताल के कारण फिल्मांकन बाधित हुआ। 5. मुक्त करना मिनी सीरीज का प्रीमियर 9 जनवरी 2025 से नेटफ्लिक्स पर होने वाला है। 6. संदर्भ: मार्क एल. स्मिथ एक अमेरिकी पटकथा लेखक है। उन्हें द रेवेनेंट 2015, द मिडनाइट स्काई 2020, द बॉय इन द बोट 2023 और ट्विस्टर्स 2024 फिल्मों की पटकथा लिखने के लिए जाना जाता है। आजीविका: स्मिथ ने 2006 की फिल्म सेंस लिखी और निर्देशित की, जिसने यूरेका स्प्रिंग्स डिजिटल फिल्म फेस्टिवल में फेस्टिवल पुरस्कार और शोकफेस्ट में हॉरर शैली पुरस्कार जीताई। तब से उन्होंने एक पटकथा लेखक के रूप में काम किया है। स्मिथ के लेखन क्रेडिट में 2007 की हॉरर फिल्म वैकेंसी और इसकी प्रीक्वल वैकेंसी 2, द फर्स्ट कट 1 और 2009 की जोडाटे फिल्म द होल शामिल है। 2. एलेजांद्रो गोंजालेज इनारिटू के साथ मिलकर उन्होंने द रेवेनेंट का सहलेखन किया, जो माइकल पुनके के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में लियोनार्डो डिकैप्रियो, टॉम हार्डी और विल पोल्टर है। शूटिंग सितंबर 2014 में शुरू हुई थी। दिसंबर 2017 में रीबूट की गई स्टार ट्रेक श्रृंखला की चौथी फिल्म की पटकथा लिखने के लिए स्मिथ को पैरामाउंट द्वारा काम पर रखा गया था। 3. फिल्मोग्राफी: टेलर कित्सच, जन्म 8 अप्रैल 1981, एक कनाडाई अभिनेता और मॉडल है। उन्हें एनबीसी टेलीविजन सीरीज फ्राइडे नाइट लाइट्स 2006 से 2011 में टिम रिगिन्स की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक्स-मेन ओरिजिन्स, वुल्वरिन 2009, बैटलशिप 2012, जॉन कार्टर 2012, सैवेज 2012, लोन सर्वाइवर 2013, द ग्रैंड सेडक्शन 2014, अमेरिकन असैसिन 2017, ओनली द ब्रेव 2017 और 21 ब्रिजेस 2019 जैसी फिल्मों में भी काम किया है। कित्सच ने HBO सीरीज ट्रू डिटेक्टिव के दूसरे सीजन में पॉल वुडरूप के रूप में अभिनय किया। टेलीविजन फिल्म द नॉर्मल हार्ट 2014 में ब्रूस नाइल्स के रूप में दिखाई दिए। पैरामाउंट नेटवर्क मिनीसीरीज वाको 2018 में डेविड कोरेश का किरदार निभाया और अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज द टर्मिनल लिस्ट 2022 में CIA ग्राउंड ब्रांच ऑपरेटिव बेन एडवर्ड्स की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन: किच का जन्म ब्रिटिश कोलंबिया के केलोना में हुआ था। उनकी मां सुसान ग्रीन BC लिकर बोर्ड में काम करती थीं,
जबकि उनके पिता ड्रू किच निर्माण क्षेत्र में काम करते थे। 2-3 जब वह 1 वर्ष का था, तब उसके माता पिता अलग हो गए और उसे और उसके 2 बड़े भाइयों, ब्रोडी 4 और दमन को उनकी मां ने एक मोबाइल होम पार्क में पालन। 5-6 उसकी 2 छोटी सौतेली बहनें भी है। किच पोर्ट मूडी और अनमोर में रहता था। 7 उन्होंने कोकविटलैम में ग्लेनिकल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। 8 किच ने 3 साल की उम्र में आइस हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। 9 और ब्रिटिश कोलंबिया हॉकी लीग में लैंगली हॉर्नेट्स के लिए जूनियर आइस हॉकी खेली, इससे पहले कि 2002 में घुटने की चोट ने उनका करियर समाप्त कर दिए। 10 आजीविका। किच 2002 में न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां उन्हें IMG के साथ मॉडलिंग करने का मौका मिला। उन्होंने वहां अभिनय का भी अध्ययन किए। उन्होंने एक पोषण विशेषज्ञ और व्यक्तिगत प्रशिक्षक के रूप में अपना जीवनयापन किए। 11 न्यूयॉर्क में कुछ समय के लिए वे बेघर थे और आधी रात को मेट्रो ट्रेनों में सोते थे। 12 2004 में वे लॉस एंजल्स चले गए, जहां उन्होंने डीजल और एबरक्रॉम्बी एंड फिच के लिए मॉडलिंग की। 13 वे सेलिब्रिटी फोटोग्राफर जॉन रूसो की सीमित संस्करण वाली कॉफी टेबल बुक अबाउट फेस में भी दिखाई दिए। 2006 में किच को NBC स्पोर्ट्स से 3 ड्रामा टेलीविजन सीरियल फ्राइडे नाइट लाइट्स में उनकी ब्रेकआउट भूमिका में लिया गया, जो पीटर बर्ग की 2004 की इसी नाम की फिल्म पर आधारित थी और टेक्सास के काल्पनिक शहर डिलन में सेट की गई थी। 5 सीजन के लिए किच ने टिम रिगिन्स की भूमिका निभाई, जो एक हाई स्कूल का छात्र है जो डिलन पैंथर्स का फिलबैक बटा रनिंग बैक है। 15 इस सीरीज का प्रीमियर अक्टूबर 2006 में हुआ था, जिसे आलोचकों और 7.7 मिलियन से अधिक दर्शकों से सार्वभौमिक प्रशंसा मिली। 16 किच ने टेलीविजन सीरीज के संभावित फिल्म सीक्वल में अपनी भूमिका को फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया है। 17 उन्होंने स्टीवन स्ट्रेथ, सेबेस्टियन स्टेन, लॉरा रामसे, टोबी हेमिंग्वे, जेसिका लुकास और चेस क्रॉफर्ड के साथ द कॉवेनेंट में पोप पेरी की भूमिका निभाई। फरवरी 2008 में उन्होंने मई 2009 में रिलीज हुई एक्समैन फ्रेंचाइज स्पिन-ऑफ एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरिन में गैम्बिट की भूमिका निभाने के लिए साइन किए। प्रशंसकों के पसंदीदा किरदार गैम्बिट के बारे में किच कहते हैं, मैं उसके बारे में जानता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके पास क्या क्या है। मुझे यकीन है कि मैं अभी भी उससे अवगत होने जा रहा हूँ। मुझे वह किरदार पसंद है, मुझे उसकी शक्तियाँ पसंद है और मुझे वह पसंद है जो उन्होंने उसके साथ किए। मुझे इतना कुछ नहीं पता था, लेकिन मेरे अनुभव में उसके बारे में अपना दृष्टिकोण बनाना एक आशीर्वाद था। मैं इसके लिए उत्साहित हूँ, कम से कम इतना तो कह ही सकता हूँ। 2010 में किच ने स्टीवन सिल्वर की द बैंग बैंग क्लब में अभिनय किया, जो दक्षिण अफ्रीका में सेट एक ऐतिहासिक नाटक है जो रंगभेद के अंतिम खूनी दिनों का दस्तावेज है। 19 उन्हें रयान फिलिप और मालिन एकरमैन के साथ फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर की भूमिका निभाने के लिए 2 महीनों में 35 पाउंड वजन कम करना पड़ा। 20 नवंबर 2010 में हॉलीवुड रिपोर्टर ने किच को युवा पुरुष अभिनेताओं में से एक के रूप में नामित किया, जो हॉलीवुड को नए ए-लिस्ट के रूप में संभालने के लिए धक्का दे रहा है या धकेला जा रहा है। 21-22 एडगर राइस बरोज के फंतासी उपन्यास ए प्रिंसेस ऑफ मार्स पर आधारित 2012 की डिज्नी फिल्म जॉन कार्टर जबकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, किच ने कहा, मुझे जॉन कार्टर पर बहुत गर्व है। बॉक्स ऑफिस मुझे एक व्यक्ति या एक अभिनेता के रूप में मान्य नहीं करता है। 23 मई 2012 में किच ने पीटर बर्ग की बैटलशिप में अभिनय किया, जो हेस्ब्रो के खिलौने के खेल पर आधारित थी, लेफ्टिनेंट एलेक्स हॉपर के रूप में। 24 इस फिल्म ने बर्ग और पूर्व फ्राइडे नाइट लाइट्स के सहकलाकार जेसी प्लेमंस के साथ उनके पुनर्मिलन को चिह्नित किए। 25 जुलाई 2012 में उन्होंने ब्लेक लाइवली, सलमा हायेक और आरोन टेलर जॉनसन के साथ ओलिवर स्टोन की सेवेज में अभिनय किए। हिटफिक्स के फिल्म समीक्षक ड्रू मैकवेनी ने जॉनसन के साथ किच के बंधन के बारे में सकारात्मक रूप से लिखा, जिसे उन्होंने न केवल विश्वसनीय बल्कि पूरी फिल्म में जीवंत और प्रामाणिक बताए। मैकवेनी ने लिखा कि इस फिल्म में किच का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कलाकारों की टुकड़ी ने उन्हें आगे बढ़ाया या दृश्यों में उन्हें चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने उचित तीव्रता के साथ उन्हें निभाए। 26 2013 में किच ने द ग्रैंड सेडक्शन में अभिनय किया, जो कि जीन फ्रांसवा पुलियोत की फ्रेंच कैनेडियन ला ग्रांडे सेडक्शन 2003 की रीमेक थी, जिसे डॉन मैककेलर ने निर्देशित किया था। 27
वह मार्कस लुथरेल की इसी नाम की किताब पर आधारित एक और पीटर बर्ग फिल्म लोन सर्वाइवर में भी थे। 28 वह रयान मर्फी की द नॉर्मल हार्ट में जिम पार्सन्स, जूलिया रॉबर्ट्स और मार्क रफालो के साथ अभिनय करते हैं, जो 25 मई 2014 को HBO पर प्रसारित हुआ था। 29 किड सच द रेड के अमेरिकी रीमेक में मुख्य भूमिका के लिए बातचीत कर रहे थे। 30 रीमेक कभी वास्तविकता नहीं बन पाए। किड सच ने ट्रू डिटेक्टिव के दूसरे सीजन में विंस वॉन, रेचल मैकएडम्स और कॉलिन फेरेल के साथ अभिनय किए। किड सच को ड्रामा पीसेज में लेखन, निर्देशन और अभिनय करने के लिए तैयार किया गया था। 31 2013 में बर्ग ने ESPN के मंडे नाइट फुटबॉल के लिए शुरुआती एनिमेशन सीक्वेंस बनाए। 80 सेकंड के ग्राफिक में डार्थ वाडर, पैकमैन, राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और 1970 से 2012 तक MNF खेलों के मुख्य अंश दिखाए गए। 2014 में उन्होंने HBO के द लेफ्ट ओवर के पहले 2 एपिसोड का निर्देशन किए। 2016 में बर्ग ने डीप वाटर होराइजन विस्फोट पर आधारित फिल्म डीप वाटर होराइजन का निर्देशन किए। बर्ग ने निर्देशक जेसी चंदोर की जगह ली, जो रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म से बाहर हो गए थे। 17 उसी वर्ष उन्होंने बोस्टन मैराथन बम विस्फोट के बारे में CBS फिल्म्स की पैट्रियट्स डे का निर्देशन किया। 18 और अगले वर्ष एक्शन थ्रिलर माइल 22 का निर्देशन किए। 19 तीनों फिल्मों में मार्क वार्लबर्ग ने अभिनय किए। 2017 में बर्ग ने हुंडई के लिए एक महत्वाकांक्षी विज्ञापन का निर्देशन किया, जिसे सुपर बाउल LI के किकऑफ के बाद रिकॉर्ड किया गया और खेल के ठीक बाद प्रसारित किया गया। 20 उनकी फिल्म 44 कंपनी ने हाल ही में नेटफ्लिक्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें उनकी सबसे हालिया फिल्म स्पेंसर कॉन्फिडेंशियल की रिलीज देखी गई, जो वार्लबर्ग के साथ निर्देशक का 5वां सहयोग था। 21 2019 में बर्ग ने नेशनल फुटबॉल लीग के लिए एक ऐतिहासिक विज्ञापन का निर्देशन किया। फुटबॉल प्रशंसकों ने NFL के सुपर बाउल विज्ञापन के प्रीमियर के साथ एक और मील का पत्थर देखा, जिसका शीर्षक द 100 ईयर गेम था। 2 मिनट के विज्ञापन, जिसने NFL के 100वें सीजन के जश्न की शुरुआत की, ने USA टुडे के विज्ञापन मीटर में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। प्रकाशन ने इसे NFL इतिहास के कई महान खिलाड़ियों के एक समूह द्वारा अभिनीत एक टूर डी फोर्स के रूप में वर्णित किए। 22 2024 में बर्ग ने घोषणा की कि वह द मॉस्किटो बाउल पुस्तक पर आधारित एक फिल्म पर काम कर रहे हैं। 23 व्यक्तिगत जीवन 1993 में बर्ग की शादी एलिजाबेथ रोजर्स से हुई। उनका एक बच्चा है और 1998 में उनका तलाक हो गए। 25 कैटलिन जेनर विवाद 15 जुलाई 2015 को बर्ग ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कैटलिन जेनर को आर्थर एश करेज अवार्ड से सम्मानित करने के ESPN के फैसले की आलोचना की, जिसमें उन्होंने सेना के दिग्गज ग्रेगरी डी गैटसन, 2 पैरों से विकलांग, जिन्होंने बर्ग की बैटलशिप फिल्म में भूमिका निभाई थी, की फेसबुक फोटो को जेनर के साथ शेयर किए। इसमें कहा गया, एक आदमी ने दूसरे की आज़ादी के लिए 2 पैर बेच दिए और 2 गेंदों के बदले 2 स्तन खरीदे। अंदाजा लगाइए कि किस आदमी ने वैनिटी फेयर का कवर बनाया, जिसकी राष्ट्रपति ओबामा ने उसके साहस की प्रशंसा की और जिसे ESPN द्वारा आर्थर एश करेज अवार्ड से सम्मानित किया जाना है। शेयर की गई पोस्ट के साथ बर्ग ने टिप्पणी की, हाँ। 26 बर्ग को इस पोस्ट के लिए प्रशंसा और निंदा दोनों मिली। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें जेनर और गंभीर मानसिक बीमारी वाले अन्य व्यक्तियों के प्रति अत्यंत सम्मान है, लेकिन उन्होंने दिग्गजों की आत्महत्याओं के आंकड़ों के साथ एक और तस्वीर जारी की, जिसमें कहा गया, मुझे यह भी लगता है कि हम अपने साहसी लौटने वाले युद्ध के दिग्गजों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं, जिनमें से कई ने हमारे देश और हमारे सिद्धांतों के लिए अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का बलिदान दिया है। सिद्धांत जिसमें उत्पीड़न या दुर्व्यवहार के बिना अपनी इच्छानुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता शामिल। 27 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता नोट्स 1998 बहुत बुरी बातें हा नहीं संगीतकार भी वाल्स कम डाउन 2003 द रनडाउन हा नहीं 2004 शुक्रवार रात लाइट्स हा नहीं 2007 राज्य हा नहीं 2008 हैंकक हा नहीं 2010 हारे हुए लोग नहीं हा नहीं 2012 युद्धपोत हा नहीं हा 2013 अकेला उत्तरजीवी हा 2016 गहरे पानी का क्षितिज हा नहीं देशभक्त दिवस हा नहीं 2018 मील 22 हा नहीं हा
2020 स्पेंसर गोपनीय हा नहीं हा। कार्यकारी निर्माता पू 239 2006, लार्स एंड द रियल गर्ल 2007, हरक्यूलिस 2014, केवल निर्माता हेल और हाई वाटर 2016, विंड रिवर 2017, अभिनय भूमिकाएं वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स पीटर बर्ग, जन्म 11 मार्च 1961, एक अमेरिकी निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता है। उनकी निर्देशित फिल्मों में ब्लैक कॉमेडी वेरी बैड थिंग्स 1998, एक्शन कॉमेडी द रनडाउन 2003, स्पोर्ट्स ड्रामा फ्राइडे नाइट लाइट्स 2004, एक्शन थ्रिलर द किंगडम 2007, सुपरहीरो कॉमेडी ड्रामा एनकॉक 2008, सैन्य विज्ञान कथा युद्ध फिल्म बैटलशिप 2012, युद्ध फिल्म लोन सर्वाइवर 2013, आपदा ड्रामा डीप वाटर होराइजन 2016, बोस्टन मैराथन बम विस्फोट ड्रामा पैट्रियट्स डे 2016, एक्शन थ्रिलर माइल 22 2018 और एक्शन कॉमेडी स्पेंसर कॉन्फिडेंशियल 2020 शामिल है, जिनमें से अंतिम 5 में मार्क वार लबर्ग ने मुख्य भूमिका निभाई है। इनमें से अंतिम 6 फिल्मों में छोटी भूमिकाओं के अलावा उन्होंने नेवर ऑन ट्यूजडे 1989, शॉकर 1989, द लास्ट सेडक्शन 1994, द ग्रेट व्हाइट हाइप 1996, कॉपलैंड 1997, कोर्की रोमानो 2001, कोलेटल 2004, स्मोकिंग एसेस 2006 और लायंस फॉर लैम्प्स 2007 सहित कई फिल्मों में प्रमुख अभिनय भूमिकाएं निभाई है। टेलीविजन में बर्ग ने एबीसी सीरियल वंडरलैंड 2000 बनाई। उन्होंने एनबीसी सीरीज फ्राइडे नाइट लाइट्स 2006 से 2011 विकसित की, जिसे उनकी फिल्म से रूपांतरित किया गया, जिसने 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन अर्जित किए। एक अभिनेता के रूप में उन्हें सीबीएस मेडिकल ड्रामा शिकागो होप 1995 से 1999 में डॉ. बिली क्रोनक की भूमिका के लिए जाना जाता है। 2. प्रारंभिक जीवन बर्ग का जन्म 1961 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। लॉरेंस लैरी बर्ग के बेटे। 3. एक अमेरिकी मरीन और सैली नीविंकलर बर्ग। और 4. बर्ग के पिता यहूदी थे, जैसा कि उनके नाना भी थे। 5. उनकी माँ ईसाई थी। 6. अपनी माँ के माध्यम से बर्ग लेखक एच.जी. बिसिंगर के दूसरे चचेरे भाई हैं, जिनकी पुस्तक फ्राइडे नाइट लाइट्स ने बर्ग की फिल्म और उसी नाम की टीवी श्रृंखला के लिए आधार प्रदान किए। 7, 8, 9 उनकी मां ने कैटलॉग फॉर गिविंग नामक युवा केंद्रित चैरिटी की एक गैर-लाभकारी निर्देशिका की सहस्थापना की, और जब बर्ग बड़े हो रहे थे तब उन्होंने एक मनोरोग अस्पताल में काम किए। 10 उनकी एक छोटी बहन है, मैरी। पीटर चप्पाक्वा स्कूल सिस्टम में छात्र थे। 1980 में टेफ्ट स्कूल से स्नातक होने के बाद 11 बर्ग ने सेंट पॉल, मिनेसोटा में मैकलेस्टर कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने थिएटर आर्ट्स और थिएटर इतिहास में पढ़ाई की। उन्होंने 1984 में स्नातक किया और 1985 में अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने के लिए लॉस एंजल्स चले गए। उद्धरण की आवश्यकता। आजीविका। जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस भाग में सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर सहायता करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से मानहानिकारक। स्रोत खोजें। पीटर बर्ग, समाचार पत्र, पुस्तकें, विद्वान जो स्टोर। अगस्त 2022। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। बर्ग ने लॉस एंजल्स में पहली बार आने पर अपनी अभिनय आकांक्षाओं को रोक दिया और इसके बजाय एक प्रोडक्शन सहायक के रूप में फिल्म व्यवसाय के बारे में सीखने का विकल्प चुना। उन्होंने 21 जंप स्ट्रीट और क्वाइट विक्ट्री, द चार्ली वेडेमेयर स्टोरी, दोनों 1988 में अभिनय किए। उन्होंने 1989 में नेवर ऑन ट्यूजडे, मिरेकल माइल, रेस फॉर ग्लोरी, शॉकर, हार्ट ऑफ डिक्सी, टेल ऑफ टू सिस्टर्स और गोइंग ओवरबोर्ड में अभिनय किए। उन्होंने 1990 में जेनुइन रिस्क और फोर डालोम उतान में अभिनय किए। वे 1991 में लेट फॉर डिनर और क्रुक्ड हार्ट्स में दिखाई दिए। 1990 के दशक की शुरुआत में वे ए मिडनाइट क्लियर, ए केस फॉर मर्डर, फायर इन द स्काई, ए स्पेन एक्सट्रीम, अक्रॉस द मून, अनइविल्ड और FTW। 1992 में
बर्ग को फिल्म ए मिडनाइट क्लियर में द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिक की भूमिका निभाने के लिए पहचान मिल। 1998 में बर्ग ने जॉन फेवरयू, क्रिश्चियन स्लेटर, जेरेमी पिवेन, डैनियल स्टर्न और लेलैंड ओर्सर अभिनीत ब्लैक कॉमेडी वेरी बैड थिंग्स के साथ अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत की। टोरंटो और सैन सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई इस फिल्म को मिश्रित आलोचनात्मक स्वागत मिला। 2000 में उन्होंने वंडरलैंड बनाया, जो एक पागलखाने में सेट एक नाटकीय टेलीविजन श्रृंखला थी। जबकि एबीसी शो को शानदार समीक्षा मिली और एक पंथ का अनुसरण किया, यह रेटिंग देने में विफल रहा और जल्दी से रद्द कर दिया गया। 2003 में बर्ग ने एक्शन कॉमेडी द रनडाउन का निर्देशन किए। ड्वेन जॉनसन और सीन विलियम स्कॉट अभिनीत फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर निराश किया। अपने कथित $85 मिलियन के बजट में से केवल $80 मिलियन की कमाई की। 2004 में बर्ग ने अपने तीसरे निर्देशन प्रयास फ्राइडे नाइट लाइट्स पर काम शुरू किया, जो बथ बिसिंगर द्वारा लिखित न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर पर आधारित एक फुटबॉल फिल्म थी। 2006 में बर्ग ने एनबीसी के पीबोडी और एमी पुरस्कार विजेता ड्रामा फ्राइडे नाइट लाइट्स का विकास किया और इसके कार्यकारी निर्माता बन गए, जो किताब और बर्ग की इसी नाम की फिल्म से प्रेरणा लेता है। वे युद्ध फिल्म लायंस फॉर लेम्स 2007 में लेफ्टिनेंट कर्नल फाल्को के रूप में दिखाई दिया। बर्ग ने 2007 में द किंगडम में काम किया, जो सऊदी अरब में सेठ माइकल मान द्वारा निर्मित एक एक्शन राजनीतिक थ्रिलर है, जिसमें अकादमी पुरस्कार विजेता जेमी फॉक्स और क्रिस कूपर ने अभिनय किया। साथ ही जेनिफर गार्नर भी थीं, जिनसे बर्ग की मुलाकात तब हुई जब वे एलियास के 2 भाग वाले एपिसोड में दिखाई दिए, जहां उन्होंने गार्नर के पूर्व प्रेमी की भूमिका निभाई। बर्ग की फिल्म हैनकॉक, जिसमें विल स्मिथ, चार्लीज थेरॉन और जेसन बेटमैन ने अभिनय किया, 2008 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। बर्ग ने hulu.com के विज्ञापन का निर्देशन किया, जिसमें एलेक बाल्डविन थे, जिसे द न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम दोनों ने सुपर बाउल क्शली का सर्वश्रेष्ठ स्थान बताए। 2009 में बर्ग ने फॉक्स टेलीविजन श्रृंखला वर्चुअलिटी के लिए 2 घंटे की पायलट फिल्म का निर्देशन किए। भले ही शो को पूरे सीजन के लिए नहीं चुना गया था, लेकिन पायलट को बेस्ट बाय के माध्यम से विशेष रूप से डीवीडी पर रिलीज किया गया था। बर्ग ने 2009 में ESPN डॉक्यूमेंट्री 30 for 30 किंग्स रैनसम का भी निर्देशन किए। बर्ग ने द लॉसर्स 2010 फिल्म भी लिया। बर्ग ने साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म बैटलशिप 2012 का भी निर्देशन किया, जो बोर्ड गेम का लाइव एक्शन रूपांतरण था, और युद्ध फिल्म लोन सर्वाइवर 2013, जो मार्कस लुथरेल की इसी नाम की किताब का रूपांतरण था। 14 वैरायटी के लेखक जस्टिन चांग ने कहा कि बर्ग ने लोन सर्वाइवर के साथ अब तक का अपना सबसे गंभीर काम किया है। 15 अगले वर्ष बर्ग ने 2014 की फिल्म हरक्यूलिस में निर्माता के रूप में काम किया, जिसे मूल रूप से ब्रेट रेटनर द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले उन्हें निर्देशित करना था। 16 2017 में कित्सच ने अमेरिकन असैसिन और ओनली द ब्रेव में अभिनय किए। 2018 में उन्होंने पैरामाउंट चैनल की मिनी सीरीज वाको में पंथ नेता डेविड कोरेश की भूमिका निभाई। उस वर्ष बाद में यह घोषणा की गई कि कित्सच की एक इन डेवलपमेंट सीरीज है, जो HBO में उतरी। सन्स ऑफ एनार्की के लेखक जॉन बार्चेस्की और निर्देशक मैट शाकमैन की इस सीरीज में कित्सच कलाकारों का नेतृत्व करते और सीरीज का निर्माण करते नजर आएंगे। 2019 में कित्सच ने चैडविक बोसमैन और सियाना मिलर के साथ 21 ब्रिजेस में अभिनय किए। इसके अलावा 2019 में यह घोषणा की गई कि कित्सच नील ब्लोमकैम्प की इन्फर्नो में मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। 2020 में कित्सच ने जर्मन टीवी सीरियो द डिफीटेड में अभिनय किया, जिसमें माइकल सी हॉल, लोगन मार्शल ग्रीन, नीना होस और टुपेंस मिडल्टन भी थे। उन्हें कॉल्सन बेकर की जगह लेने के लिए चुना गया था, जिन्हें मशीन गन केली के रूप में जाना जाता है, फिल्म सेवेज साल्वेशन में, जहां उन्होंने रॉबर्ट डी नीरो और जॉन माल्कोविच के साथ अभिनय किया था। कित्सच अज्ञात कारणों से बाहर हो गए और उनकी जगह जैक हस्टन ने ले ली। 2021 की शुरुआत में यह घोषणा की गई थी कि कित्सच एंटोनी फुकवा की द टर्मिनल लिस्ट में क्रिस प्रेट के साथ बेन एडवर्ड्स के रूप में अभिनय करेंगे। बाकी कलाकारों में रिले केओक, कॉन्स्टेंस वू और जीन ट्रिपलहोर्न शामिल है। व्यक्तिगत जीवन। सौरा लाइटफुट-लियोन, जन्म 1 जनवरी 1998, एक डचन्मी अंग्रेजी स्पेनिश अभिनेत्री है। अपनी पहली फीचर फिल्म होड 2023 के लिए उन्हें 2 ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड नामांकन मिले। उन्हें 2024 स्क्रीन इंटरनेशनल स्टार ऑफ टुमारो नामित किया गया।
3. प्रारंभिक जीवन। लाइटफुट लियोन का जन्म नीदरलैंड के लीडेन में हुआ था। 4. उनके पिता अंग्रेज पॉल लाइटफुट और मां स्पेनिश सोल लियोन थीं, जो दोनों ही डांसर और कोरियोग्राफर थे और वे द हेग में पले बैठ। 5. लाइटफुट लियोन ने 2020 में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट राडा से एक्टिंग में बैचलर ऑफ आर्ट्स BA की डिग्री हासिल की। 6. आजीविका। एक बच्चे के रूप में लाइटफुट लियोन अपने माता पिता के बैले और समकालीन नृत्य प्रस्तुतियों जैसे साइलेंट स्क्रीन 2005, 7 और स्टॉप मोशन 2014 के हेग के ल्यूसेंट डांस थिएटर में प्रोजेक्ट किए गए बैकग्राउंड वीडियो में दिखाई दी। 8. 9. स्टॉप मोशन का मंचन 2018 में लंदन के सेडलर वेल्स में भी किया गया था। 10. 2020 में राडा से स्नातक होने पर 11. लाइटफुट लियोन को नीदरलैंड्स आर्ट्स थिएटर NDT शी रिमेंबर्स के साथ उनके प्रोजेक्ट में भी दिखाया गया था। 12. जिसका मंचन वर्चुअली किया गया था। 13. लाइटफुट लियोन का टेलीविजन डेब्यू 2022 में BBC वन मिनीसीरीज लाइफ आफ्टर लाइफ के एक एपिसोड में हुआ था। उन्होंने अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत मारिया के रूप में की, जो लूना कार्मून की फिल्म होड में प्रमुख भूमिका थी, जिसमें जोसेफ क्विन और हेले स्क्वायर्स ने सहअभिनय किया था। होड में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें 80वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में विशेष जूरी उल्लेख से सम्मानित किया गया। 14, 15, 16 उन्हें ब्रेकथ्रू प्रदर्शन के लिए 2024 ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड के लिए नामांकित किया गया और क्वीन के साथ सर्वश्रेष्ठ संयुक्त लीड प्रदर्शन के लिए संयुक्त रूप से नामांकित किया गया। 2024 में लाइटफुट लियोन ने पैरामाउंट प्लस सीरीज द एजेंसी में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने CIA फील्ड ऑफिसर डेनियला रुइज मोराटा की भूमिका निभाई। वह एप्पल TV प्लस WWII ड्रामा सीरीज मास्टर्स ऑफ द एयर में भी दिखाई दी और नेटफ्लिक्स लिमिटेड सीरीज अमेरिकन प्राइमल एक पीरियड वेस्टर्न पर काम पूरा किए। 17. फिल्मोग्राफी। टाइबी उन शीर्षकों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2020 अंगूर रायबरेली लघु फिल्म। 2020 कठिन पास लघु फिल्म। 2023 ढेर मारिया। टेलीविजन। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2022 जीवन के बाद जीवन हिल्डे एक एपिसोड। 2024 वायु के स्वामी लुइस 2 एपिसोड। 2024 अभिकरण डेनियला रुइज मोराटा। 2025 अमेरिकन प्राइमल अबीश। अवस्था। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2005 मूक स्क्रीन। 2014 गतिअवरोध ल्यूसेंट डांस थिएटर द हेग। 2020 वह याद करती है नीदरलैंड्स डांस थिएटर आभासी। कोर्टनी ने 2013 में अलग होने से पहले 8 साल तक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री जेम्मा प्रणीता को डेट किए। 34 2015 से 2022 तक उन्होंने एडिलेड में जन्मी मेकी डेंट को डेट किए। कोर्टनी के शरीर पर रस्सी, खोपड़ी और कुत्ते सहित कई टैटू हैं। उनकी सुसाइड स्क्वाड की सह कलाकार मार्गोट रॉबी ने कोर्टनी को 2 टैटू बनवाए हैं, जिसमें रॉबी के गृह राज्य क्वींसलैंड के लिए एक संक्षिप्त नाम QLD शामिल है, जो स्टेट ऑफ ओरिजिन की शर्त हारने के बाद बनाए। साथ ही एक टैटू भी है जिसमें फिल्म में उनके काम को याद करने के लिए स्क्वाड लिखा है। 35 एक पूर्व धूम्रपान करने वाले, उन्होंने 2019 में कहा कि उन्होंने सालों पहले धूम्रपान छोड़ दिया था। 36 कोर्टनी ने अपने डेब्यू एल्बम व्हेन फ्रेंड्स डाई इन एक्सीडेंट्स के पिंच हिटर गीत ऑयल ऑफ ए सरेन पर बैकिंग वोकल्स दिए। 37 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2009 स्टोन ब्रदर्स एरिक। 2012 भीत आदमी पर काबू पाना चार्ली। 2013 मरने के लिए एक अच्छा दिन CIA एजेंट जॉन जैक मैकक्लेन जूनियर। 2014 में फ्रैंकस्टीन गिदोन। विघिन्न एरिक कोल्टर। गुंडागर्दी जिम मेलिक नामांकित सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ऑस्ट्रेलियाई फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार। नामांकित सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहायक भूमिका के लिए फिल्म क्रिटिक्स सर्कल ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार। अभंग हेउक कप कपर्नेल। जल द्रष्टा लेफ्टिनेंट कर्नल सिरिल ह्यूजेस। 2015 द डाइवर्जेंट सीरीज इंसर्जेंट एरिक कोल्टर। टर्मिनेटर जेनेसिस काइल रीज। परास्त आदमी डेविन रॉबर्ट्सा। 2016 आत्मघाती दस्ता जॉर्ज डिगर हार्कनेस बटा कैप्टन बूमरैंग। अपवाद कैप्टन स्टीफन ब्रांट। 2019 तूफान लड़का टॉम हाइड अवे टॉम। एलिटा
बैटल एंजन जशुगन बिना श्रेय वाला कैमियो। सेम्पर फाई अधिकारी क्रिस कैलाहन। भैट्स विज। जय स्टीफन कर्टनी 1/2 जन्म 15 मार्च 1986, एक ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता है। सिडनी में जन्मे और पले बड़े कर्टनी ने अपने करियर की शुरुआत एक किशोर के रूप में फिल्म और टेलीविजन में छोटी भूमिकाओं से की और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से अभिनय की पढ़ाई की। हॉलीवुड परियोजनाओं में शुरुआती सहायक भूमिकाओं के बाद उन्होंने द डाइवर्जेंट सीरीज 2014 से 2015 में डंटलेस नेता एरिक कूल्टर, टर्मिनेटर जेनेसिस 2015 में काइल रीज और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स फिल्मों सुसाइड स्क्वाड 2016, द सुसाइड स्क्वाड 2021 और द फ्लैश 2023 में सुपरविलेन कैप्टन बूमरैंग की भूमिका निभाकर पहचान हासिल की। एक भ्रष्ट ऋण संग्रहकर्ता और स्वतंत्र फिल्म बफेलोएड 2019। कोर्टनी की अन्य उल्लेखनीय भूमिकाओं में हॉलीवुड फिल्में आई फ्रैंकस्टीन 2014, अनब्रोकन 2014 और द एक्सेप्शन 2016, ऑस्ट्रेलियाई फिल्म फेलोनी 2014, द वाटर डिवाइनर 2014, स्ट्रम्बॉय 2019 और 100% वुल्फ 2020 और टेलीविजन सीरीज स्टेटलेस 2020, द टर्मिनल लिस्ट 2022 और कैलिडोस्कोप 2023 शामिल है। उन्होंने मेलबर्न थिएटर कंपनी के मैकबेथ 2017 के निर्माण में शीर्षक चरित्र को भी चित्रित किया और ऑस्ट्रेलियाई रियलिटी प्रतियोगिता श्रृंखला द समिट 2023 की मेजबानी की। प्रारंभिक जीवन। कोर्टनी का जन्म 15 मार्च 1986 को सिडनी, न्यू साउथ वेल्स में हुआ था और वे चेरीब्रुक के उपनगर में पले बैठ। 3. उनके पिता क्रिस एक सरकारी बिजली कंपनी में काम करते थे और उनकी मां करेन गैंस्टन पब्लिक स्कूल में शिक्षिका थीं, जहां कोर्टनी और उनकी बड़ी बहन छात्राएं थीं। कोर्टनी रग्बी खेलते थे और वहां ड्रामा क्लब में हिस्सा लेते थे। 4. इसके बाद उन्होंने चेरीब्रुक टेक्नोलॉजी हाई स्कूल और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 2008 में स्नातक किए। 5, 6, 7 कॉलेज में रहते हुए कोर्टनी ने बैले का कोर्स किया और फेल हो गए। आजीविका। 2016 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कोर्टनी। प्रारंभिक कार्य 2005 से 2013। कोर्टनी की पहली भूमिका 2005 में आई शॉर्ट फिल्म बॉयज ग्रामर में थी, जिसमें डैनियल फेओरिगेन और एडम जे. येन ने भी अभिनय किया था। 2008 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सीरीज पैक्ट टू द रफ्टर्स में एक भूमिका निभाई, फिर लोकप्रिय ऑल सेंस कॉमेडी फीचर टू हेल एंड बोरके और कई लघु फिल्मों में अतिथि भूमिका निभाई। 2010 में उन्होंने स्पार्टाकस ब्लड एंड सैंड में 10 एपिसोड के लिए वरो का किरदार निभाया। इससे पहले 2012 में टॉम क्रूज के साथ जैक रीचर में और ब्रूस विलिस के साथ ए गुड डे टू डाई हार्ड में जॉन मैकक्लेन के बेटे जैक की भूमिका निभाई थी। 9, 10, 11, 2014 में वे आई फ्रैंकस्टीन और फेलोनी फिल्मों में दिखाई दिए। 12, डाइवर्जेंट और उससे आगे 2014 वर्तमान। कोर्टनी ने साइंस फिक्शन फिल्म डाइवर्जेंट 2014 में डंटलेस गुट के नेताओं में से एक एरिक की भूमिका निभाई। उस वर्ष बाद में उन्होंने अनब्रोकन में ह्यूक कपर्नेल और द वाटर डिवाइनर में लेफ्टिनेंट कर्नल ह्यूजेस की भूमिका निभाई। 13, कोर्टनी ने डाइवर्जेंट की अगली कड़ी इंसर्जेंट में एरिक की भूमिका को दोहराया, जिसे मार्च 2015 में रिलीज किया गया था। 14, उसी वर्ष उन्होंने साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म टर्मिनेटर जेनेसिस में मुख्य पात्रों में से एक काइल रीज की भूमिका निभाई। उन्होंने इंसर्जेंट और टर्मिनेटर जेनेसिस पर एक साथ काम किए। 15, टर्मिनेटर जेनेसिस को प्रतिकूल समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन खराब रहा। 16, मार्च 2015 में कोर्टनी ने 2016 डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स फिल्म सुसाइड स्क्वाड में कैप्टन बूमरैंग की भूमिका निभाने के लिए हस्ताक्षर किए। 18, आलोचकों ने फिल्म की आलोचना की। द वाशिंगटन पोस्ट के माइकल ओसुलिवन ने लिखा कि कोर्टनी अपनी भूमिका में मुश्किल से पंजीकृत है। 19, 20, 21 इसके बावजूद यह व्यावसायिक रूप से सफल बॉक्स ऑफिस पर चले। 22, 2017 में कोर्टनी ने मेलबर्न थिएटर कंपनी के मैकबेथ के निर्माण में शीर्षक चरित्र के रूप में अभिनय किए। 23, नाटक की समीक्षा करते हुए सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के कैमरन वुडहेड ने उनकी कविता की अपूर्ण कमान पर प्रकाश डाला। 24, 2019 आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज हुई।
कोर्टनी के प्रदर्शन ने भी प्रशंसा प्राप्त की। रोजरेबर्ट.com की शीला ओमैली ने कहा कि उन्होंने चरित्र को बहुत ही शानदार और भयावह तरीके से निभाया है। 25 कोर्टनी ने अगली बार थ्रिलर फिल्म ऑनेस्ट थीफ में एक भ्रष्ट FBI एजेंट की भूमिका निभाई, जो अक्टूबर 2020 में रिलीज हुई थी। 26 द रैप के अलोंसो डुराल ने खलनायक की भूमिका में उनकी प्रभावशीलता की प्रशंसा की। 27 कोर्टनी ने सुसाइड स्क्वाड में कैप्टन बूमरैंग की भूमिका को दोहराया, जो सुसाइड स्क्वाड का एक स्टैंडअलोन सीक्वल है। 28 फिल्म को सकारात्मक आलोचनात्मक स्वागत के साथ अगस्त 2021 में रिलीज किया गया था। 29 कर्टनी एक्शन थ्रिलर फिल्म ब्लैक साइट के साथ साथ थ्रिलर सीरीज द टर्मिनल लिस्ट और कैलिडोस्कोप वर्किंग टाइटल जिक्सॉ के तहत में अभिनय करने के लिए तैयार है। 30 31 32 33 व्यक्तिगत जीवन शिया वरिघम जन्म 5 जनवरी 1969 एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्हें ड्रामा सीरीज बोर्डरवॉक एम्पायर में एलियास एली थॉम्पसन की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। वह ट्रू डिटेक्टिव के पहले सीजन और फार्गो के तीसरे सीजन में और कई फिल्मों में भी नजर आए, जिनमें रिस्ट्रिक्टर्स, ए लव स्टोरी, टेक शेल्टर, सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक, अमेरिकन हसल, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, कोंग, स्कल आइलैंड, फिस्टमैन, वाइस, जोकर, स्पाइडरमैन, एक्रॉस द स्पाइडरवर्स और मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 शामिल है। वह फास्ट एंड फ्यूरियस 6 और F9 में एजेंट माइकल स्टेसिया के रूप में नजर आ चुके हैं। प्रारंभिक जीवन वरिघम का जन्म फ्लोरिडा के तलहासी में हुआ था। वे वकील फ्रैंक और स्कूल लाइब्रेरियन बेथ के बेटे थे। जब वरिघम 5 साल के थे, तब परिवार लेक मैरी, फ्लोरिडा चला गए। 2-3 उन्होंने लेक मैरी हाई स्कूल में पढ़ाई की। वरिघम ने टायलर, टेक्सास में टायलर जूनियर कॉलेज में भाग लिया और फिर न्यूयॉर्क के परचेज में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में स्थानांतरित हो गए, जहां वे केवल 31 छात्रों और 8 वरिष्ठों के स्नातक वर्ग के साथ एक छोटे से अभिनय कार्यक्रम का हिस्सा थे। 5 आजीविका स्नातक होने के बाद वरिघम ने न्यूयॉर्क शहर में अपने कॉलेज के रूममेट किर केसेवेनो के साथ थिएटर मंडली रोरशच ग्रुप की सह स्थापना की और 3 साल तक मंडली के साथ एक अभिनेता और कलात्मक निर्देशक के रूप में काम किए। 6 वरिघम 2000 की फिल्म टाइगरलैंड में मुख्य भूमिका मिलने से पहले टेलीविजन श्रृंखला घोस्ट स्टोरीज के 1997 के एक एपिसोड में दिखाई दिए थे। 5 2003 की फिल्म ऑल द रियल गर्ल्स में अभिनय करने से पहले वे टेलीविजन फिल्मों सबमर्ज्ड, RUSH और पैराडाइज में दिखाई दिए। 2004 और 2006 के बीच वे जापानी फिल्म आउट ऑफ द वर्ल्ड, ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला मेडिकल इन्वेस्टिगेशन और फिल्मों वाटर, मैन ऑफ द हाउस, फेथ ऑफ माई फादर्स, लॉर्ड्स ऑफ डोबटाउन, साइकिक ड्राइविंग और साउथ ऑफ हेवन में दिखाई दिए। वरिघम प्राइड एंड ग्लोरी में दिखाई दिए और हॉरर फिल्म स्प्लिंटर, थ्रिलर क्रीक और साइंस फिक्शन फिल्म रेडियो फ्री अल्बेमुथ में सह-अभिनय किए। 3 HBO सीरीज बोर्डरवॉक एम्पायर में अटलांटिक काउंटी, न्यू जर्सी के शेरिफ एलियास एली थॉम्पसन के रूप में उनकी नियमित प्रमुख भूमिका थी शो के पूरे दौर के लिए। 2014 में वह HBO सीरीज ट्रू डिटेक्टिव में निराश पूर्व मंत्री जोएल थेरियोत के रूप में दिखाई दिए। 7 वह 2015 में FX के जस्टिफाइड के 2A एपिसोड में दिखाई दिए। 2012 और 2017 के बीच उन्होंने कई मूवी भूमिकाएं की, जैसे द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, अमेरिकन हसल, सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक, टर्म लाइफ और कोंग, स्कल आइलैंड। 2018 में वह सिकारियो, डे ऑफ द सोल्डेडो, फर्स्टमैन और बैड टाइम्स एट द एल रॉयल फिल्मों में दिखाई दिया। 2019 में वह वार्नर ब्रदर्स DC कॉमिक्स के मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जोकर में GCPD डिटेक्टिव बर्ग के रूप में दिखाई दिया। वह HBO के वाइस प्रिंसिपल के दोनों सीजन में रे लिपट्रैप के रूप में भी दिखाई दिए, फार्गो और मिनी सीरीज वेको में दिखाई दिए, और उन्होंने जूलिया रॉबर्ट्स के साथ टेलीविजन सीरीज होमकमिंग में अभिनय किया। 9 वह अभिनेता माइकल शैनन और पॉल स्पार्क्स के साथ कई परियोजनाओं में दिखाई दिए हैं। दोनों ने बोर्डरवॉक एम्पायर और वाको में अभिनय किया है। शैनन और वरिघम द क्वारी, टेक शेल्टर, टाइगरलैंड और बैड लेफ्टिनेंट, पोर्ट ऑफ कॉल न्यू ऑरलियंस में भी एक साथ दिखाई दिया। वरिघम मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में भी अभिनय करेंगे, जो 2025 में पहली बार प्रदर्शित होगा। 10 व्यक्तिगत जीवन वरिघम के 4 बच्चे हैं, जिनमें अभिनेत्री जियोर्जिया वरिघम और उनकी पत्नी क्रिस्टीन वरिघम शामिल है। 11 फिल्मोग्राफी टाइबी
उन कार्यों को दर्शाता है जो अभी तक जारी नहीं हुए हैं। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1998 प्यार और कल्पना क्रेग। 2000 टाइगरलैंड प्राइवेट विल्सन। 2002 बदमाश कंपनी CIA एजेंट वेल सामान्य। 2003 सभी असली लड़कियां बख्शीश। 2004 इस दुनिया से बाहर रसेल रीड। पानी डैनियल वेस्ट। 2005 घर का सदस्य टेक्सास रेंजर होल्ट। डॉकडाउन का स्वामी ड्रेक लैंडन। मानसिक ड्राइविंग रयान बैरेट लघु फिल्म। 2006 कलाइक्टर एक प्रेम कहानी यूजीन। पहली बर्फ विंसेंट मैकक्लर। 2008 आसमान में दक्षिण की ओर मैड डॉग मंटी। गौरव और महिमा अधिकारी केनी डुगन। किरच डेनिस फेरेल। 2009 ब्लर क्रीक ल्यूक बेनी। द किलिंग रूम टोनी माजोला। स्पूनर स्टेन मैनफ्रेटी। फास्ट एंड फ्यूरियस FBI एजेंट माइकल स्टेसियाक। बैड लेफ्टिनेंट पोर्ट ऑफ कॉल न्यू ऑरलियंस जस्टिन। 2010 रेडियो फ्री अल्बेमुथ फिल। बैरी मुंडे डोनाल्ड। किम एफ। कोट्स जन्म 21 फरवरी 1958। एक कनाडाई अमेरिकी अभिनेता है जिन्होंने कनाडाई और अमेरिकी दोनों फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं में काम किया है। उन्होंने ब्रॉडवे पर ए स्ट्रीटकार नेम डिजायर में स्टेनली कोवाल्स्की की भूमिका निभाई और स्ट्रैटफोर्ड फेस्टिवल में मैकबेथ की मुख्य भूमिका निभाई। उन्हें एफएक्स सीरियल सन्स ऑफ एनार्की में अलेक्जेंडर टिक ट्रैगर और सिटी टीवी सीरीज बैड ब्लड में डेक्लान गार्डिनर के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। साथ ही प्रिजन ब्रेक, कोल्ड केस, CSI और CSI मियामी में उनकी आवर्ती भूमिकाएं भी है। उन्होंने द लास्ट बॉय स्काउट 1991, बैड बॉय 1995, किंग ऑफ सोरो 2007 और गुन 2011 में भी फिल्म भूमिकाएं निभाई है। प्रारंभिक जीवन और कैरियर। कोट्स का जन्म कनाडा के सस्केतवान के सास्काटून में फ्रेडरिक और जॉयस कोट्स के घर हुआ था। उन्होंने पहली बार सास्काचवान विश्वविद्यालय में भाग लेने के दौरान एक नाटक देखा, जहां उन्होंने एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में नाटक में दाखिला लिए। 3 इस अनुभव ने उन्हें अभिनय करियर बनाने के लिए प्रेरित किए। कोट्स ने ए स्ट्रीटकार नेम डिजायर में स्टेनली कोवाल्स्की का किरदार निभाया और अपने मूल कनाडा में स्ट्रैटफोर्ड फेस्टिवल में मैकबेथ की शीर्षक भूमिका निभाने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। कोट्स ने फिल्म द बॉय इन ब्लू 1986 से स्क्रीन पर अपनी शुरुआत की। इस भूमिका ने उनके लिए अवसर खोले और वह अब तक 100 से अधिक शीर्षकों में दिखाई दिए हैं। कैर 2018 में उन्होंने लगभग 30 वर्षों में अपनी पहली स्टेज भूमिका निभाई। जेड बटरवर्थ के नाटक जेरूसलम के आउटसाइड द मार्ट प्रोडक्शन में जॉनी रूस्टर बायर्न की भूमिका निभाई। 5 उन्होंने 2018 डोरा अवार्ड्स में एक प्रमुख भूमिका में एक पुरुष द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डोरा मावर मूर पुरस्कार जीता। 6 7वें कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड्स में कोट्स ने टेलीविजन सीरीज बैड ब्लड में गैंगस्टर डेक्कन गार्डिनर के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए निरंतर अग्रणी नाटकीय भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 7 परोपकार। कोट्स वन हार्ट सोर्स का समर्थन करते हैं, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका लक्ष्य शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित उच्च गुणवत्ता वाली वैश्विक पहलों को डिजाइन करके गरीबी को समाप्त करना है। कोट्स पिनबल क्लेमेंस फाउंडेशन के समर्थन में रैली फॉर किड्स कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। 9-10 व्यक्तिगत जीवन। कोट्स दक्षिण पश्चिम एशिया के USO दौरे पर थियो रॉसी और डेटन कैली के साथ शामिल है। कोट्स के पास कनाडाई और अमेरिकी दोनों नागरिकताएं हैं। 11 वह अपनी पत्नी डायना चैपल और 2 बच्चों काइला और ब्रेन्ना के साथ लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में रहते हैं। 12-13 उन्हें प्रिजन ब्रेक के सहकलाकार विलियम फिचन के साथ साथ केविन कॉस्टनर और सन्स ऑफ एनार्की के सहकलाकार थियो रॉसी के साथ अच्छे दोस्त के रूप में जाना जाता है। कोट्स 2010 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक बन गए। 6 जून 2017 को कोट्स को सस्केचेवान विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। 15 उन्हें 28 मार्च 2023 को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय प्लेटिनम जुबली मेडल सस्केचेवान मिला। 16 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1986 नीले रंग का लड़का मैककॉय मैन 2। 1987 आखिरी आदमी खड़ा है श्री रेगन। 1988 पैलेस रॉयल टोनी डिकार्लो। 1989 शीत मोर्चा मंथा। अंधा भय एड। 2014 में
एनी लीबोविच ने प्रादा के पुरुषों के कपड़ों के वसंत विज्ञापन अभियान के लिए डेहान की तस्वीर खींची। 12 उसी वर्ष उन्होंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2:1 में एरी ऑसबोर्न बटा ग्रीन गॉब्लिन और लाइफ आफ्टर डेथ में जैक ऑर्फमैन की भूमिका निभाई। डेहान ने इमेजिन ड्रैगन्स के गीत आई बेट माई लाइफ के संगीत वीडियो में खुद का एक काल्पनिक संस्करण निभाए। 2015 में डेहान ने फोटोग्राफर डेनिस स्टॉक के साथ डीन की दोस्ती पर आधारित ड्रामा लाइफ में जेम्स डीन के रूप में अभिनय किए। सितंबर 2015 में डेहान एक और मैन अंक 20 के कवर स्टार थे। 13 2016 में डेहान ने स्वतंत्र ड्रामा फिल्म टू लवर सेंट एबियर में रोमन और 2016 की हॉरर फिल्म ए क्योर फॉर वेलनेस में लॉकहार्ट की भूमिका निभाई। 7 2017 में डेहान ने फ्रेंच कॉमिक सीरीज वेलेरियन और लॉरेलिन पर आधारित ल्यूक बेसन की साइंस फिक्शन फिल्म वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ 8000 प्लेनेट में अभिनय किए। 14 उन्होंने 17वीं सदी के रोमांस ट्यूलिप फीवर में भी अभिनय किए। 7 2019 में डेहान ने विंसेंट डीनफ्रियो की द किड में बिली द किड के रूप में अभिनय किए। 15 16 17 18 2019 से 2020 तक डेहान ने एंड्रिया राइजबोरो और गैब्रियल बर्न के साथ अमेजन प्राइम सीरीज 00 में क्रिस लिनवुड के रूप में अभिनय किए। 7 उन्होंने 2020 में क्वीबी मिनी सीरीज द स्ट्रेंजर में अभिनय किए। 7 फरवरी 2022 में डेहान को क्रिस्टोफर नोलन की जीवनी पर आधारित फिल्म ओपेनहाइमर 2023 में केनेथ निकोल्स के रूप में लिया गए। 19-20 व्यक्तिगत जीवन। जुलाई 2016 में डेहान ने 30 जून 2012 को एक निजी समारोह में अमेरिकी अभिनेत्री अन्ना वुड से शादी की। वे उत्तरी कैरोलिना में हाई स्कूल में मिले थे। 3 और 2006 से साथ है। वे दोनों क्रॉनिकल 2012 में दिखाई दिए। 21 वे अपने 2 बच्चों के साथ न्यूयॉर्क शहर में ब्रुकलिन के विलियम्सबर्ग पड़ोस में रहते हैं। 22-23 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2010 एमिगो गिल। 2012 इतिवृत्त एंड्रयू डेटमर। जैक और डायने क्रिस। न्यायविशुद्ध क्रिकेट पाटे। लिंकन दूसरा श्वेत सैनिक। देवदार के वृक्ष के पीछे जेसन ग्लेंटन। 2013 शैतान की गांठ क्रिस मॉर्गन। अपने प्यारे को मार दिया लुसियन केर। मेटालिका थ्रू द नेवर यात्रा। 2014 द अमेजिंग स्पीडर मैन 2 एरी ऑसबोर्न बटा ग्रीन गॉब्लिन। बेथ के बाद का जीवन जैक ऑर्फमैन। 2015 कप्स का नाइट पॉल। जिंदगी जेम्स डीन। 2016 छलांग। विजेता आवाज की भूमिका। 2 प्रेमी और एक भालू रोमन। 2017 तंदुरुस्ती के लिए एक इलाज लॉकहार्ट। ट्यूलिप बुखार जॉन वैन लूस। वेलेरियन और 1000 ग्रहों का शहर वेलेरियन। 2018 द बॉक्सकार चिल्ड्रन सरप्राइज आइलैंड जॉन जोसेफ एल्डेन आवाज की भूमिका। 2019 बच्चा बिली द किड। 17 2023 ओपेनहाइमर केनेथ निकोल्स। डेन विलियम डेहान बटा DHN बटा डीहान जन्म 1985 या 1986 एक अमेरिकी अभिनेता है। उनकी भूमिकाओं में क्रॉनिकल 2012 में एंड्रयू डेटमर, द प्लेस बियॉन्ड द पाइन्स 2012 में जेसन ग्लेंटन, किल योर डार्लिंग्स 2013 में लुसियन कार, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 में एरी ऑसबोर्न ग्रीन गोब्लिन, ए क्योर फॉर वेलनेस 2016 में लॉकहार्ट, वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ 8000 प्लेनेट 2017 में वेलेरियन, 000 में क्रिस लिनवुड और ओपेनहाइमर 2023 में केनेथ निकोल्स शामिल है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। डेहान का जन्म एलेंटायन, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। 2 उनके पिता एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है और उनकी मां मेपलाइफ में एक कार्यकारी है। उनकी एक बड़ी बहन है। 3 और द इंडिपेंडेंट ने 2017 में उनके बचपन को बहुत सामान्य सुपर स्पोर्टिव बचपन के रूप में वर्णित किए। कैड डेहान ने 3 साल तक पेंसिल्वेनिया के एम्माउस में एम्माउस हाई स्कूल में पढ़ाई की और सामुदायिक थिएटर में काम किए। उन्होंने हाई स्कूल के अपने वरिष्ठ वर्ष के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया, जहां उन्होंने कहा कि वे पहली बार कलाकारों के बीच थे। 4-5 उन्होंने स्नातक की पढ़ाई के लिए अंक्सा में पढ़ाई जारी रखी, 2008 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6 आजीविका। अक्टूबर 2013 में किल योर डार्लिंग्स की स्क्रीनिंग के दौरान डेहान
डेहान ने अपने पेशेवर अभिनय करियर की शुरुआत 2008 में अमेरिकन बफेलो के अल्पकालिक ब्रॉडवे पुनरुद्धार में हेली जोएल ओस्मेंट के लिए एक अंडरस्टडी के रूप में की थी। इसके अलावा 2008 में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाते हुए अपना टेलीविजन डेब्यू किए। 2010 में डेहान ने जॉन सेंस की अमीगो में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की और HBO के इन ट्रीटमेंट के तीसरे सीजन में जेसी की भूमिका निभाई। 2011 में उन्होंने थ्रू ब्लर के चौथे सीजन में टिम्बो की भूमिका निभाई। 2012 में डेहान ने साइंस फिक्शन फाउंड फुटेज फिल्म क्रॉनिकल में अभिनय किया। 7 और लॉलेस में क्रिकेट की भूमिका निभाई। 2013 में उन्होंने किल योर डार्लिंग्स में एलन गिन्सबर्ग और जैक केराओ के समकालीन लुसियन केर की भूमिका निभाई। यह एक ऐसी भूमिका थी जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। 2013 में उन्होंने मेटालिका की अत्यथार्थवादी कॉन्सर्ट फिल्म मेटालिका थ्रू द नेवर में मुख्य किरदार थ्रिप के रूप में अभिनय किए। 10 वह अक्टूबर 2013 में हीरो पत्रिका के अंक 10 के कवर स्टार थे, जिसे हेडी स्लीमैन ने शूट किया था। एक्सप्लोशंस इन द स्काई को उनके कैथार्टिक भारी गतिशील वाद्य रॉक ध्वनि के लिए जाना जाता है, जिसे मूडी और क्रेसेंडो एवी के रूप में वर्णित किया गया है। 21 हालांकि एक्सप्लोशंस इन द स्काई को लोकप्रिय संगीत की परंपराओं से दूर रहने के लिए जाना जाता है, रास्की ने बैंड के हुक के इस्तेमाल की तुलना पॉप संगीत से की है, जैसे कि तुरंत आपका ध्यान खींचना और आपकी भावनाओं तक पहुंचना। 22 हालांकि कई प्रमुख प्रकाशनों ने एक्सप्लोशंस इन द स्काई को पोस्ट रॉक समूह के रूप में वर्गीकृत किया है। 23 रेयानी ने कहा है कि बैंड के सदस्य बस रॉक बैंड कहलाना पसंद करते हैं। 24 ऑस्टिन सिटी लिमिट्स पर शो के बाद के साक्षात्कार क्लिप में गिटार वादक मुनाफ रेयानी ने वाद्यवादकों के रूप में अपनी स्थिति के बारे में कहा, मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि हमने आधे सेकंड के लिए गायन पर चर्चा की और फिर यह बस एक तरह से हमने इसे छोड़ दिए। हम बस इसके लिए वापस नहीं गए क्योंकि हम काफी सहज थे, ड्रमर क्रिस रास्की ने कहा। मुझे लगता है कि हमें एक ऐसे बैंड का विचार पसंद आया जिसमें कोई नेता या मुख्य गीतकार न हो, हर कोई सहयोग कर रहा हो और अपनी बात कह रहा। मुझे नहीं लगता कि हमें से कोई भी नेता की भूमिका चाहता है, इसलिए एक नेताविहीन बैंड हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। 25 लोकप्रिय संस्कृति में इस अनुभाग में कई मुद्दे हैं। कृपया इसे सुधारने में मदद करें या वार्ता पृष्ठ पर इन मुद्दों पर चर्चा करें। जाने कि इन संदेशों को कैसे और कब हटाया जाए। इस अनुभाग में लोकप्रिय संस्कृति के अप्रासंगिक संदर्भ हो सकते हैं। दिसंबर 2023 यह अनुभाग सूची प्रारूप में है, लेकिन गद्य के रूप में बेहतर पाया जा सकता है। दिसंबर 2023 सबसे उल्लेखनीय रूप से एक्सप्लोशंस इन द स्काई का संगीत फ्राइडे नाइट लाइट्स फिल्म और टेलीविजन शो में काफी हद तक दिखाया गया है। यह एक आम गलत धारणा है कि बैंड ने टेलीविजन शो का थीम गीत लिखा और रिकॉर्ड किया था। इसके बजाय यह WG स्नफी वाल्डेन की एक मूल रचना है। एक्सप्लोशंस इन द स्काई का संगीत कई टेलीविजन कार्यक्रमों और विज्ञापनों में इस्तेमाल किया गया है। BBC डॉक्यूमेंट्री लॉस्ट लैंड ऑफ द जगुआर के लिए द बर्थ एंड डेथ ऑफ द डे, ऑल द रियल गर्ल्स, शॉकरला, वन ट्री हिल, लव द बीस्ट और द डाइविंग बेल एंड द बटरफ्लाई, साथ ही PBS डॉक्यूमेंट्री द स्ट्रीट स्टॉप्स हियर के लिए विभिन्न गान। वन ट्री हिल के कई एपिसोड का नाम बैंड के गानों के नाम पर रखा गया है। गीत इट्स नेचुरल टू बी अफ्रेड कथात्मक खेल वृत्तचित्र श्रृंखला 24/7 मेवेदर बनाम डेला होया में दिखाया गया है और इसका उपयोग CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के सीजन 8 के समापन समारोह फॉर गेडा भाग 1 में भी किया गया था। गीत कैटास्ट्रोफ एंड द क्योर का प्रयोग माइकल कोलिंस पर बनी आयरिश डॉक्यूमेंट्री गेट कोलिंस और निर्देशक ग्रेग अराकी की फिल्म काबूम के परिचय में किया गया है, जिसमें मुख्य पुरुष अभिनेता को जन्मदिन के उपहार के रूप में ऑल ऑफ ए सरेनाई मिस एवरीवन की हस्ताक्षरित प्रति भी दी गई है। 2009 में फर्स्ट ब्रीथ आफ्टर कोमा गाने का इस्तेमाल टेलीविजन नेटवर्क वर्सेस पर फीचर प्रस्तुतियों की शुरुआत के लिए किया गया था। इस गाने का इस्तेमाल स्टीव वांग द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फोकस के ट्रेलर में भी किया गया है। फर्स्ट ब्रीथ आफ्टर कोमा 6 डेज एट द बॉटम ऑफ द ओशन के साथ 2010 की फिल्म कलामिटी में दिखाया गया था। गीत द ओनली मोमेंट वी वेयर अलोन माइकल मूर की डॉक्यूमेंट्री कैपिटलिज्म ए लव स्टोरी में संक्षिप्त रूप से दिखाया गया है। यह 2008 की फिल्म स्लीप वॉकिंग में भी दिखाया गया है।
योर एंड इन माइन गीत को फिल्म फ्राइडे नाइट लाइट्स, द बिग एमिटी, लव हैपन्स, द किंग ऑफ स्टेटन आइलैंड, टीवी सीरीज प्रिजन्स वाइव्स, डॉक्यूमेंट्री गिडियन आर्मी और सर्वेजा पैसिफिको टीवी विज्ञापन एंकर्स अप में दिखाया गया है। 26 ए पुअर मैंस मेमोरी गीत टीवी शो ब्लू माउंटेन स्टेट में दिखाया गया है। ग्लिटरिंग ब्लैकनेस गीत फिल्म घोस्ट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स पास्ट में दिखाया गया है। 6 डेज एट द बॉटम ऑफ द ओशन गीत लूनोपोलिस फिल्म में शामिल है। सो लॉन्ग लोनसम गीत 2010 की फिल्म लास्ट नाइट में शामिल है। एन अगली फैक्टर ऑफ लाइफ गीत को द काइट रनर के फिल्म रूपांतरण में शामिल किया गया था। ह्यूमन क्वालिटीज गीत 2012 की फिल्म दिस मीन्स वॉर में शामिल है। ट्रेम्बलिंग हैंड्स गीत 2012 के वीडियो गेम मेजर लीग बेसबॉल 2 के 12 में शामिल है। फर्स्ट ब्रीथ आफ्टर कोमा गीत का प्रयोग एडिडास के एक विज्ञापन में किया गया है जिसमें शिकागो बुल्स के खिलाड़ी डेरिक रोज टेलीविजन श्रृंखला डॉक्टर्स के अंत में 2005 की इजरायली फिल्म क्लोज टू होम और जॉन बिशप की ऑस्ट्रेलिया के पहले एपिसोड में प्रयोग किया गया है। द बर्थ एंड डेथ ऑफ द डे गीत का उपयोग माउंटेन बाइकिंग डॉक्यूमेंट्री लाइफ साइकिल्स के अंतिम दृश्य में किया गया है। वेकिंग अप गीत को फिल्म लोन सर्वाइवर में शामिल किया गया था। पोस्टकार्ड फ्रॉम 1952 इंच गीत का प्रयोग फू फाइटर्स सोनिक हाईवेज के शिकागो एपिसोड में किया गया था तथा इस गीत का एक अंश वेलकम टू नाइट वेल के एपिसोड द सितंबर मोनोलॉग्स में प्रयोग किया गया है। द ओनली मोमेंट वी वेयर अलोन गीत का उपयोग स्ट्रीट फाइटर वी के टीजर में किया गया था। डेविड विंगो के साथ मिलकर एक्सप्लोशंस इन द स्काई ने 2013 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म प्रिंस एवलांच के लिए पूरा साउंड ट्रैक लिखा जिसमें पॉल रूड और एमिल हिर्श ने अभिनय किए। यह विचार तब आया जब बैंड ने निर्देशक डेविड गॉर्डन ग्रीन के साथ एक फिल्म पर काम करने का प्रस्ताव रखा है। बैंड को टेरेंस मालिक की 2015 की फिल्म नाइट ऑफ कप्स के लिए लास्ट नोन सराउंडिंग्स का प्रदर्शन करते हुए फिल्माया गया है। रिमेंबर मी एज ए टाइम ऑफ डे गीत का इस्तेमाल 2015 की फिल्म मी एंड अर्ल एंड द डाइंग गर्ल में किया गया था। उनके गीत द बर्थ एंड डेथ ऑफ द डे का उपयोग 2015 की पर्वतारोहण डॉक्यूमेंट्री मेरू के अंत में किया गया था। उनके गीत लॉजिक ऑफ ए ड्रीम का उपयोग 2016 की फिल्म डीप वाटर होराइजन के ट्रेलर में किया गया था। उनके गीत द एक्सटेटिक्स का उपयोग 2017 की फिल्म पावर रेंजर्स में किया गया था। ऑस्टिन स्थित मूवी थिएटर श्रृंखला अलामो ड्राफ्ट हाउस सिनेमा ने अपने फीचर प्रेजेंटेशन बम्पर में वाइल्डरनेस का उपयोग किया है। बैंड सदस्य क्रिस ह्रास्की ड्रम 27 एक्सप्लोशंस इन द स्काई एक अमेरिकी पोस्ट रॉक बैंड है जिसका गठन 1999 में ऑस्टिन टेक्सास में हुआ था। बैंड एक चौकड़ी है जिसमें ड्रमर क्रिस ह्रास्की और गिटार वादक कीबोर्ड वादक माइकल जेम्स मुनाफ रयानी और मार्क स्मिथ शामिल है। बैंड ने मूल रूप से ब्रेकर मोरेंट नाम से बजाया फिर 1999 में वर्तमान नाम में बदल दिए। वे मुख्य रूप से 3 इलेक्ट्रिक गिटार और एक ड्रम किट के साथ बजाते हैं। हालांकि जेम्स कई बार अपने इलेक्ट्रिक गिटार को बास गिटार से बदल देता है और तीनों गिटार वादक अतिरिक्त कीबोर्ड और सिंथेसाइजर भाग भी जोड़ते हैं। बाद में बैंड ने अपने लाइव प्रदर्शनों में एक 5वें संगीतकार को जोड़ा बड़े पैमाने पर इन बास और कीबोर्ड भागों को समायोजित करने के लिए। यह भूमिका मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कार्लोस टोरेस ने 2010 से 2018 तक संभाली और 2024 में फिर से निभाई। बैंड ने अपने विस्तृत रूप से विकसित गिटार कार्य कथात्मक शैली के वाद्य यंत्रों जिन्हें वे कैथर्टिक मिनी सिम्फनी कहते हैं और अपने भावनात्मक लाइव शो के लिए पोस्ट रॉक दृश्य से परे लोकप्रियता हासिल की है। 2 इतिहास मूल रूप से ब्रेकर मोरेंट कहलाने वाले एक्सप्लोजन इन द स्काई का गठन 1999 में ऑस्टिन टेक्सास में हुआ था। ड्रमर क्रिस ह्रास्की रॉकफोर्ड इलिनॉइस से एच और बैंड के बाकी सदस्य मिडलैंड टेक्सास से है। एक्सप्लोजन इन द स्काई का नया नाम ह्रास्की द्वारा आतिशबाजी के शोर 3 या दृश्य 4 के संदर्भ में की गई टिप्पणी से आया है जब वे उस रात के VRX से निकले थे जब उन्होंने अपना पहला सेट खेला था और अपना पहला ट्रैक रिमेंबर मी एज ए टाइम ऑफ डे रिकॉर्ड किया था जिसे एक संकलन पर रिलीज किया जाएगा। 3 उनका 2000 का पहला एल्बम हाउस स्ट्रेंज इनोसेंस स्थानीय रूप से CDR के रूप में वितरित किया गया था। रिहर्सल फुटेज फीचर फिल्म सिकाडास में दिखाया गया है जिसने ऑस्टिन फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार जीता। 5 30 जून 2009 को सेंट्रल पार्क समर स्टेज में प्रदर्शन करते हुए
एक्सप्लोशंस इन द स्काई ने लिफ्ट टू एक्सपीरियंस जैसे अन्य स्थापित बैंड के बीच जल्दी ही अपनी ख्याति प्राप्त कर ली। टेम्परी रेसिडेंस लिमिटेड ने केवल आधे सुनने के बाद ही उनके डेमो के बल पर बैंड पर हस्ताक्षर कर दिए। डेमो को साथ ही ऑस्टिन बैंड द अमेरिकन एनालॉग सेट ने एक संक्षिप्त नोट के साथ प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था, यह पूरी तरह से विनाशकारी है। 6. उन्होंने अपने दूसरे एल्बम दोज हू टेल द ट्रूथ शाल डाई, दोज हू टेल द ट्रूथ शाल लिव फॉरएवर से मीडिया का थोड़ा ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि इसे 11 सितंबर 2001 के हमलों से जोड़ने वाली अफवाहों के कारण बैंड ने साक्षात्कारों में किसी भी संबंध से इनकार किए। एल्बम आर्ट में एक हवाई जहाज को कैप्शन के साथ दिखाया गया है, यह विमान कल दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। झूठी खबरें थीं कि अंतिम ट्रैक को यह विमान कल दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा कहा गया था और यह एल्बम 10 सितंबर 2001 को जारी किया गया था। 7. 8. अवधारणा वास्तव में 2000 में उत्पन्न हुई थी और एल्बम आधिकारिक तौर पर 4 सितंबर 2001 को जारी किया गया था। बेसिस्ट माइकल जेम्स को सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में एक हवाई अड्डे में हिरासत में लिया गया था। बैंड ने द आर्गुमेंट के समर्थन में फुगाजी के वसंत 2002 के अमेरिकी दौरे के उद्घाटन कार्यक्रम के रूप में बड़ी संख्या में दर्शकों के सामने प्रदर्शन करके भी काफी ध्यान आकर्षित किए। 9. बैंड ने 2003 में द अर्थ इज नॉट ए कोल्ड डेड प्लेस रिलीज किया और इसे आमतौर पर उनका सबसे मशहूर एल्बम माना जाता है। 10. एल्बम को एक कॉन्सेप्ट एल्बम के रूप में वर्णित किया गया है और गिटार वादक मुनाफ रेयानी ने इसे बैंड के प्रेम गीतों के प्रयास के रूप में बताया है। 11. ब्रायन रीडसेल से संपर्क किए जाने के बाद एक्सप्लोशंस इन द स्काई ने 2004 की फिल्म फ्राइडे नाइट लाइट्स के लिए साउंड ट्रैक लिखा है। उस प्रोजेक्ट के लिए स्टूडियो में दुर्लभ उपकरणों तक पहुंच होने के बावजूद बैंड ने मूल सामग्री बनाने में अपनी गीत लेखन शैली को बनाए रखा है। 12. उनका एल्बम द रेस्क्यू TRL ट्रेवल्स इन कॉन्स्टेंस सीरीज के हिस्से के रूप में 8 दिनों में लिखा और रिकॉर्ड किया गया था। इस तरह एल्बम मूल रूप से केवल बैंड के लाइव शो में ही उपलब्ध आए था। एक्सप्लोशंस इन द स्काई का 5वां स्टूडियो एल्बम ऑल ऑफ ए सडन आई मिस एवरीवन, जो 20 फरवरी 2007 को शुरू हुआ, एक डिस्क संस्करण और 2 डिस्क विशेष संस्करण दोनों के रूप में मौजूद है, जिसमें कई कलाकारों द्वारा रीमिक्स शामिल है। 13. बैंड ने 19 फरवरी को अमेरिका और कनाडा में दौरा शुरू किए। 26 अप्रैल 2011 को बैंड ने अपना 6ठा स्टूडियो एल्बम टेक केयर टेक केयर टेक केयर रिलीज किए। 15. बैंड ने 2013 के अंत में 2013 टूर के उत्तरी अमेरिकी चरण में 9 इंच नेल्स के लिए सहायक कृत्यों में से एक के रूप में काम किया। गॉडस्पीड यू ब्लैक एम्परर के साथ तारीखें बदलते हुए 16, 2014 और 2015 में शायद ही कभी लाइव शो की अवधि के बाद बैंड 2016 में अपने 7वें स्टूडियो एल्बम द वाइल्डरनेस के साथ लौट। अप्रैल में रिलीज होने से पहले एल्बम से 2 एकल रिलीज किए गए थे। जनवरी में सेपरेशन एंजाइटी 17 और फरवरी में लॉजिक ऑफ ए ड्रीम 18। बैंड ने 2016 और 2017 में एल्बम के समर्थन में बड़े पैमाने पर दौरा किया। अप्रैल 2023 में बैंड ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से 2019 के बाद से अपने पहले उत्तरी अमेरिकी दौरे की घोषणा की। इस दौरे को द एंड टूर करार दिया गया, जिससे यह अनुमान लगाया गया कि यह दौरा उनका आखिरी हो सकता है। 19 हालांकि 17 जुलाई को उनके आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने 15 सितंबर के लिए एंड नामक उनके 8वें एल्बम की रिलीज की घोषणा की। 20 घोषणा के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने बताया कि शीर्षक एक अंत की अवधारणा मृत्यु या दोस्ती या रिश्ते का अंत से आया है और इसका मतलब यह नहीं है कि यह बैंड का अंतिम एल्बम होगा। संगीत में तरीका। तो दोस्तों 9 जनवरी 2025 की इसकी जो रिलीजिंग डेट है वो हमें देखने को मिली है। टोटल इसमें हमें तकरीबन एक जैसे लेंथ की बात की जाए तो तकरीबन 1 घंटा लगभग 35-40 मिनट इसकी लेंथ रहने वाली है। बाकी हिंदी इंग्लिश सभी लैंग्वेजों में ये हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपको वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।